एवरीवन, सैन फ्रांसिस्को में मैं नौकरी करती हूँ, कंटेंट क्रिएट करती हूँ और अपने घर का सारा काम खुद मैनेज करती हूँ। आज मैं आपको अपना एक रेगुलर डे दिखाने वाली हूँ कि मेरा दिन कैसा दिखाई देता है यहाँ पे। अभी 10:30 बज रहे हैं लगभग। मैंने एक यूट्यूब लाइव अभी जस्ट खत्म किया है। मुझे आप सबसे बातें करना सबसे ज्यादा पसंद है। टाइम डिफरेंस लगभग 13.5 घंटों का है, तो मेरे सुबह के 9 वहां पे 10:30 बजते हैं इंडिया में। तो वो एक परफेक्ट टाइम भी होता है लाइव करने का। और अभी मेरी एक ऑफिस की मीटिंग है जिसको हम घर से ही करने वाले हैं और उसके बाद मैं ऑफिस के लिए निकलूंगी, तो मेरे साथ बने रहें। सुबह से एक के बाद एक मीटिंग्स लगी रही, तो मुझे ऑफिस पहुंचने में 12 बज चुके हैं। ऑलरेडी मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हूं और अभी तक मैंने कुछ खाना भी नहीं खाया है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं लंच कर लूं। मौसम यहाँ का बहुत अच्छा है, सनी है। मैं जब भारत में थी तो मैं सोचती थी कि अमेरिका हमेशा बर्फ में ढका हुआ रहता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हमेशा हवा चलती रहती है, लेकिन AQI 10 है, तो आपको आसमान भी काफ़ी साफ दिखाई दे रहा होगा। अभी जल्दी से अंदर जाके अपना काम खत्म करते हैं, उसके पहले कि कोई वार्निंग जारी हो जाए मेरे अगेंस्ट। ये रहा मेरे ऑफिस के बाहर का एरिया। काफ़ी साफ-सुथरा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा शांत है। ज़रूरत से ज़्यादा शांत कभी भी कोई दिखाई ही नहीं देता है और आपको रोड पे केवल कार्स ही दिखाई देंगी, कभी भी कोई बाइक या साइकिल से जाता हुआ इंसान नहीं दिखाई देगा। हालाँकि जब मैं यूरोप में थी तो काफ़ी सारी साइकिल्स भी दिखाई देती थी, लेकिन अमेरिका के अंदर में तो ओबेसिटी प्रॉब्लम्स के बारे में आप सबको पता ही होगा। शाम हो गई है, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, लेकिन मैं बहुत ही लेट से ऑफिस आई थी, तो काफी सारा काम बचा हुआ है जो कि निकलने से पहले समाप्त करना है। लेकिन सूरज ढलने को है, तो मैं पहले ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बाहर आ गई। वैसे तो मैं अपनी बैक स्टोरी के बारे में ज्यादा बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे प्रेजेंट के ऊपर में फोकस करना ज्यादा पसंद है। लेकिन एक बहुत ही फेमस कहावत है कि आज आप जहाँ पे बैठे हैं वो आपके 3 साल पहले के कर्तव्यों का फल है। तो आज मैं आपको अपनी थोड़ी सी बैक स्टोरी बताती हूँ। मैं 8वीं तक एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, मेरी कॉलोनी के अंदर में ही था। और मैं पढ़ने के अंदर में कोई बहुत ही खासा होशियार स्टूडेंट नहीं थी। मेरा वर्ल्ड विजन भी बहुत ही कम था। बहुत ही तेज हवा चल रही है, तो कैमरा शेक कर रहा है, उसके लिए माफी। और फिर कुछ ऐसे कंडीशंस हुए। मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा आभार है मेरे ऊपर कि उन्होंने मुझे वहां से निकाल के एक प्राइवेट स्कूल के अंदर में दाखिला दिलवाया। छोटा सा प्राइवेट स्कूल था मुगलसराय के अंदर में ही, लेकिन वहां पे मेरा वर्ल्ड विजन बहुत ज्यादा बढ़ा। मुझे IIT JEE के बारे में पता चला। मुझे पता चला कि अगर मैं इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करती हूँ तो मेरी लाइफ बदल जाएगी। मुझे स्पेशलाइजेशन, ब्रांचेस, इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन फिर मैंने दिन रात JEE के लिए मेहनत की और उसका काफी सारा फल मिला मुझे जीवन में। मेरी ही जैसी एक कहानी अश्वनी की भी है। अश्वनी अपने परिवार के पहले अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं। फिर उन्होंने 7 साल एजुकेशन सेक्टर में काम किया। IIM बैंगलोर से अपनी MBA की और दुबई के अंदर में 85 लाख की प्लेसमेंट पाई। लेकिन उनका मन वहां पे नहीं माना, क्योंकि उन्होंने इतने सालों में देखा है कि कितने अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आए हुए बच्चे जो कि इकोनॉमिकली और सोशली स्ट्रांग नहीं हैं, इंग्लिश में एजुकेटेड नहीं हैं, अपने परिवार के पहले अंडर ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, उनके लिए MBA की जर्नी केवल कैट तक नहीं होती है। उनके लिए बहुत जरूरी है कि एक मेंटरशिप लेड कैट प्लेटफॉर्म उनके लिए तैयार किया जाए, जहां पे एक्सपोजर, मेंटरशिप और सही गाइडेंस प्रोवाइड की जाए, ताकि वो जिंदगी के अंदर में अच्छा परफॉर्म करें। और इसीलिए अश्वनी ने क्लाइंबर का निर्माण किया। क्लाइंबर एक कंपनी है जहां पे आपको कैट की एंड टू एंड प्रिपरेशन करवाई जाती है, साथ ही आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करवाई जाती है IIM के एलुमनाइज द्वारा। यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। 50 से भी ज्यादा मॉक्स हैं। इनके कुछ फीचर्स मुझे काफी अच्छे लगे। सबसे पहले तो एक पर्सनलाइज्ड प्लान है, यानी कि ऐसा नहीं कि हर बच्चे को सेम ही चीज आपने पढ़ा दी, सेम ही कॉन्सेप्ट, सेम ही पेज से पढ़ाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप जैसे ही ज्वाइन करते हैं, आपका एक टेस्ट होता है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई किया जाता है और उस हिसाब से आपका पर्सनलाइज्ड प्लान बनता है, यानी कि कौन से कॉन्सेप्ट में आप वीक हैं उस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस होगा और जिस कॉन्सेप्ट में आप होशियार हैं उसमें थोड़ा सा कम फोकस किया जाए, जो कि मुझे लगता है कि एक बेस्ट स्ट्रैटेजी है प्रिपरेशन की। साथ ही आपको काफी सारे फ्री रिसोर्स मिलते हैं। आपको डेली रीडिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शंस, आपको DILR फाउंडेशन, क्वांट रेडीनेस चेक, ऐसे सारे फीचर्स मिलते हैं। आपको डेफिनेटली इन फीचर्स का फायदा उठाना है। साथ ही आपको 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है, लेकिन 50 सीटों तक ये कैप्ड है, लिमिटेड है। तो आपको आज ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके डायग्नोस्टिक फ्री टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ताकि आप अपनी MBA की और पूरी लाइफ की जर्नी को यहाँ से किक स्टार्ट कर सकें। यही रही क्लाइंबर की बात। अब अपने दिन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मैं जल्दी से अपना सारा काम निपटाती हूँ और फिर आपको बाकी का दिन दिखाती हूँ।
8 बजे के लगभग मैं अपने घर पहुँच गई थी। ये रहा वो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जहाँ पे मैं रहती हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सारी टेस्लास दिखाई दे रही होंगी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इससे पॉल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है। होप कि हमारे देश में भी हम टेस्ला और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे ये एक एंट्रेंस है जो कि हमेशा खुद से भी खुल ही जाती है, लेकिन यहाँ पे एक बारकोड है। साथ ही मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो नीचे एक वार्निंग लगी हुई है कैंसरस सब्सटेंस की। कैलिफ़ोर्निया में ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ये लोग हर चीज़ को काफ़ी मेडिकली इवैल्यूएट करते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ भी है। यहाँ पे काफ़ी सारे 2 बीएचके, 3 बीएचके, 1 बीएचके अपार्टमेंट्स हैं अंदर में। ये एक स्विमिंग पूल और हॉट वाटर एरिया है यहाँ पे, साथ ही उसके साथ जिम है, ये सारी इंक्लूडेड हैं। मैं 1-2 बार जिम गई हुई हूँ यहाँ पे, तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत अच्छी है। फाइनली मैं घर पहुंच गई हूँ। 8 बज गए हैं। आज का दिन काफी हेक्टिक था, बहुत सारा काम था। रास्ते में एक इंडियन ग्रोसरी स्टोर से मैंने बोरोलीन भी खरीद ली है अपने लिए, तो ये खुशी का एक पल है मेरे लिए। मैं आपको अपनी आगे की स्टोरी समझाती हूँ। तो फिर मैं आईआईटी के अंदर में गई, ज्यादा कुछ पता नहीं था। मेरी सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच थी, 6,500 के लगभग मेरी जेई एडवांस में रैंक थी। मेरी एनआईटी कंप्यूटर साइंस की भी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि मैंने 4,000 के लगभग वहां पे रैंक स्कोर किया था। लेकिन छोटे शहरों के अंदर में आईआईटी सब कुछ होता है, अभी एनआईटी को उतना कंसिडर नहीं कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो फिर मैंने आईआईटी में एडमिशन लिया। और फिर वहां पे मैं जब गई तो मैंने देखा कि सारे लोग ही कोडिंग कर रहे हैं, तो मैंने भी कोडिंग ट्राई की। मैं कोडिंग में उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने मशीन लर्निंग के ऊपर में काफी सारा काम किया, बहुत अच्छी इंटर्नशिप्स की मैंने वहां पे। और फिर मैंने उसमें ही रिसर्च करने के बारे में सोचा, तो मैंने काफी ग्लोबल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, और मुझे ऑफर भी आया। फिर मैंने अकेले जाके अपना पटना में पासपोर्ट बनवाया, और मैं 20 साल की उम्र में अपना पासपोर्ट बनवा रही थी, तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी उस वक्त। लेकिन फिर कोविड आ गया, तो मैं उसको परस्यू नहीं कर पाई। फिर मैं घर आ गई, पता नहीं था कि आगे क्या कंटिन्यू करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी अचानक से सबके ऊपर पे आ गई थी। फिर मैंने कैट एग्जाम के बारे में सुना, मैंने थोड़ी बहुत और रिसर्च की, और फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मैंने फ्री रिसोर्स इस्तेमाल किए थे, कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। मैंने उसके बारे में काफी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, मैं यहाँ पे आपके लिए अटैच भी कर दूंगी, अगर आप वो देखने में इंटरेस्टेड हो कि मैंने कैसे अपनी प्रिपरेशन की थी। और फिर मैंने छुपा के प्रिपरेशन की थी, तो मैंने घर पे किसी को भी नहीं बताया था, क्योंकि घर पे सब चाहते थे कि मैं सरकारी एग्जाम की तैयारी करूं। लेकिन मुझे हिस्ट्री, पॉलिटी और इन सब में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं कन्फ्रंट कर सकूं। तो मैंने अपनी तैयारी की। जब मेरे एडमिशन के ऑफर लेटर्स आ गए, फिर सारे खुश हो गए कि ये तो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, इसमें एडमिशन आया है तो अच्छा ही तैयारी की होगी। और उस दौरान मैंने यूपीएससी सीडीएस भी ट्राई किया था, तो मेरा फर्स्ट जो राउंड होता है वो क्लियर हो गया था। फिर मैंने अपनी एमबीए की। एमबीए में मैंने मार्केटिंग और आईटी के अंदर में काम किया। मैंने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ इंटर्नशिप भी की, तो उससे मैं अपने सारे खर्चों को कवर करती थी। वहां से मेरी पीएनजी में जॉब लग गई थी, जो कि काफी अच्छी ऑन कैंपस जॉब होती है एमबीए के बाद। जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे पता था कि शायद मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर मैंने आरबीआई ग्रेड बी का भी पेपर दिया। मैंने राउंड 1 क्लियर किया, लेकिन राउंड 2 के लिए मेरे अंदर इतना मोटिवेशन नहीं था, क्योंकि मुझे इकोनॉमिक्स, फाइनेंस ये सब फिर से नहीं पढ़ना था, और मुझे बैंकिंग के अंदर में जाने का इतना शौक नहीं था। मैं आईटी, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग इनके अंदर में काम करना चाहती थी। तो फिर मैंने 1 साल पीएनजी में निभाया, और फिर मैंने कंसल्टिंग में स्विच किया, क्योंकि सबसे सुना था कि कंसल्टिंग ही सबसे टॉप नॉच जॉब होती है, कंसल्टिंग करना है। तो मैंने भी अप्लाई किया, मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने 1.5 साल से थोड़ा सा ज्यादा एक्सेंचर स्ट्रैटेजी के अंदर में काम किया। मेरी वर्क फ्रॉम होम थी, तो इस वजह से ही मैंने उस जॉब को सिलेक्ट किया था, बाकी जो मेरे ऑफर्स थे उनके ऊपर। और फिर मैं घर पे शिफ्ट हो गई थी, मेरा काम वहां से चलता था। एआई, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट के अंदर में मैंने काफी सारा काम किया उस वक्त, काफी कुछ लर्न किया। और 2024 के अंत में फिर मैंने कंटेंट क्रिएट करना भी शुरू किया, क्योंकि मेरे पास काफी सारा टाइम था। और उसके ही दौरान मैंने अपना एसएससी सीजीएल का भी पेपर दिया था। मुझे एग्जाम के बारे में इतना कुछ पता नहीं था, लेकिन मुझे बस अपने आप को चैलेंज करना था, कोई एक नई चीज ट्राई करनी थी। तो मैंने बस सर्च किया, और जो भी मुझे एक सबसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिखाई दिया, मैंने उसको पिक कर लिया। मैंने मॉक्स दिए उसके काफी सारे, कोई कोचिंग, कोई रिसोर्स, कुछ भी फॉलो नहीं किया, केवल पुराने साल का पेपर दिया। 1 महीने में मैंने 40-50 पेपर दिए होंगे। नौकरी के साथ साथ ही मैं ये सारी चीजें कर रही थी, और फिर मेरा कंटेंट भी काफी अच्छा पिक किया। फिर मैंने ये सारी प्रोफाइल अपनी एक बनाई कि मैं कंटेंट में भी अच्छी हूँ, साथ ही मेरी कंसल्टिंग की, पीएनजी की क्रिटिकल जॉब प्रोफाइल भी बन गई थी कि काफी अच्छी कंपनीज हैं, उसके अंदर में मेरा जो रेपुटेशन है
वो भी अच्छा था क्योंकि मुझे न्यूमरस मल्टीपल अवार्ड्स मिले हुए थे दोनों ही जगहों पे काम करते हुए। और फिर मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड भी अच्छी थी, तो साथ में सारी प्रोफाइल कंबाइन करके मेरा ओवन वीज़ा का एप्लीकेशन बन गया। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, मैं इस चीज़ को भी परस्यू करके देख लेती हूँ। तो फिर मैंने इसके लिए अप्लाई किया और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई। फिर मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई। अभी प्लान है कि मैं कुछ दिन इसको देखूंगी कि मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है, फाइनेंशियली ये चीज़ सेंस मेक कर रही है कि नहीं, घर वालों के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन हो पा रहा है, और फिर उस हिसाब से मैं अपना डिसीजन इस साल के अंत तक ले लूंगी। तो अभी की ये प्लान है। और आज के लिए अभी मुझे कुछ वीडियोस एडिट करने हैं तो मैं वो करूंगी, और फिर मुझे कुछ खाना बनाना है और फिर उसको खाना है, टीवी देखते देखते मैं खाना खाऊंगी। तो बाकी का दिन भी आप मेरे साथ कंटिन्यू करिए। इसके बाद मेरे पास स्क्रिप्ट राइटिंग का काफ़ी सारा काम था क्योंकि मुझे ब्रांड्स को भी अपने स्क्रिप्ट्स भेजने होते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लानिंग भी करनी होती है। तो मैंने वो सारा काम जल्दी-जल्दी निपटाया, ऑफ़िस के भी काफ़ी सारे मेल्स वग़ैरह बचे हुए थे, तो वो सारा काम भी किया। जनरली ऑफ़िस से आने के बाद भी बहुत सारा काम बचा हुआ रहता है और कंटेंट का भी काम रहता है, एडिटिंग वग़ैरह भी, तो मैं इस टाइम पे ये सारे काम निपटा लेती हूँ। ये रहा मेरा छोटा-सा घर, जहाँ पे मैं अभी यहाँ पे रहती हूँ। ये दरवाज़े के बाहर बालकनी है एक छोटी-सी, यहाँ पे मेरा सोफ़ा है, उसके सामने एक टीवी है और इस सोफ़े का ही एक पार्ट मैंने अपने रूम के अंदर में लगा रखा है, जो कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा, जिसको कि मैं एज़ अ बेड अभी इस्तेमाल करती हूँ और यहाँ पे ही मेरा वर्क स्पेस है, जहाँ पे मैं अपने सारे काम निपटाती हूँ। इसके जस्ट बगल में सेपरेट है यहाँ पे एक वॉशरूम है, जिसके अंदर में बाथ टब तो है लेकिन मैं खड़े होके ही उसमें नहाया करती हूँ और इस बाथरूम के अंदर में बस नॉर्मल सा ही बाथरूम है। ये रही मैं सारे वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए और इसके बगल में एक ड्राइंग और वॉशिंग एरिया है, यानी कि यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन है और साथ में ड्रायर है और ये रहा मेरा किचन का एरिया। यहाँ पे सारी डिवाइसेज़ इनबिल्ट ही आती हैं, फ्रिज, माइक्रोवेव बाकी सब कुछ भी। ये रहा मेरा आज का डिनर जो कि फ्राइड राइस था और इस पूरे हेक्टिक डे के बाद मैं काफ़ी थक गई थी, तो अब मैं बस सोने के लिए जा रही थी। तो होप यू लाइक द वीडियो।